हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं, यानी कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो कब रेलेवेंट होंगे। तो आज इस टॉपिक को समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं, यानी कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो कब रेलेवेंट होंगे। और ये प्रोविजंस दिए गए हैं आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 34 से लेके 38 तक। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक सेक्शन करके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, अभी आपका यही चल रहा है और काफ़ी सारे सेक्शंस इस चैप्टर के अंदर हैं। सेक्शन 3 से लेके 50 तक के जो सेक्शंस हैं वो आपके रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जो चैप्टर है उसी के अंदर आ जाते हैं। और उसी में से एक टॉपिक आपका ये भी है, न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको बीएसए के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत हैं, जो दिया गया है 34 से लेके 38 तक। और सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 34 की। और इसको समझने से पहले ये समझो कि जिस तरह से सीआरपीसी में जो अब बीएनएसएस बन गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है सीआरपीसी की जगह, उसमें भी डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सीपीसी में रेस जुडिकाटा यानी प्राण न्याय का सिद्धांत दिया गया है। ठीक उसी तरह से बीएसए में भी ये सेक्शन ऐसा है जो एक तरीके से रोक लगाता है, एक तरीके से बार लगाता है। सेक्शन 34 कहता है कि कोई भी प्रीवियस जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री रेलेवेंट होगा, क्योंकि वो रोक लगाता है दूसरे मामले या ट्रायल को करने पर। सेक्शन पढ़ो। दूसरे वाद या ट्रायल को रोकने के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत है, यानी जो पहले निर्णय दिया जा चुका है वो रेलेवेंट है। कोई भी निर्णय है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डिक्री है जो किसी कोर्ट को किसी वाद या मामले का संज्ञान करने से या कोई ट्रायल करने से रोकता हो, जब वो प्रश्न ऐसा हो कोर्ट के आगे कि क्या कोर्ट को ऐसे वाद का संज्ञान या ट्रायल करना चाहिए। तो देखो सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। तो सेक्शन 34 ये कहता है कि कोई भी जजमेंट है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डिक्री है, वो रेलेवेंट होगा जब वो किसी वाद को रोके या किसी ट्रायल को रोकता हो। तो हम उस जजमेंट को कोर्ट के सामने एक एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं। सरल शब्दों में अगर कहूँ तो कोई भी पहले वाला निर्णय, चाहे वो सिविल केस में हो चाहे क्रिमिनल केस में हो, तो जो कानून या लॉ कोर्ट को दूसरा वाद लेने से रोके, तो उस जजमेंट ऑर्डर डिक्री का एग्जिस्टेंस रेलेवेंट होता है जब सवाल ये हो कि क्या कोर्ट को दूसरा केस लेना चाहिए या नहीं। ठीक, तो सेक्शन 34 इस बारे में बात करता है। समझ आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 35 ये बात करता है समप्रमाण आदि अधिकारिता के कतिपय निर्णय की सुसंगति के बारे में, यानी ये भी रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स की ही बात करता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जैसे कि प्रोबेट का मामला हो गया, या मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, या फिर नावाधिकरण मतलब जो एडमिरलिटी कोर्ट वगैरह होते हैं उनका जो जुरिस्डिक्शन होता है, या फिर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर की। तो इन 4 मैटर्स की बात करता है ये सेक्शन। प्रोबेट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, प्रोबेट मतलब विल, वसीयत से रिलेटेड जो होते हैं। एडमिरलिटी यानी कि जो आपके नेवी वगैरह वाले होते हैं, और विवाह वाले में तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं। और इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया वाले। तो ये 4 मैटर्स की बात करता है ये सेक्शन। और सेक्शन कहता है कि जो भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री इनसे रिलेटेड होते हैं, मतलब इन चारों में से किसी भी एक से रिलेटेड होते हैं, तो वो यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएंगे इस सेक्शन के हिसाब से। तो अगर कोर्ट को इन चारों में से किसी का जुरिस्डिक्शन है किसी भी कोर्ट के पास, और कोर्ट को ये अधिकारिता है कि वो इनमें से किसी पर भी जजमेंट दे सकता है, ऑर्डर या डिक्री दे सकता है, और वो कोर्ट मान लो उस केस में कोई फाइनल जजमेंट दे दे या डिक्री दे दे या ऑर्डर पास कर दे, तो जो व्यक्ति को उस ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट से अगर किसी को कानूनी हैसियत मिल रही है ना, कानूनी हैसियत मिलती है या उससे ली जाती है, जैसे मान लो मैरिज के केसेस में है ना, विवाह से संबंधित जो मैटर होते हैं उन पर अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में किसी भी व्यक्ति के बारे में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई वो हस्बैंड है या नहीं है, तो एक कानूनी हैसियत दी गई उस व्यक्ति को, है ना, हस्बैंड वाली पोजीशन उसको दी गई। या मान लो कोई भी जजमेंट है, ऑर्डर है, डिक्री है,
और ये डिक्लेयर होता है उस ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट से कि कोई पर्सन किसी चीज़ का हकदार है या नहीं, उसका असली ओनर है या नहीं, तो वो जजमेंट यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। जब कोर्ट को उसकी कानूनी हैसियत या किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति के हक का अस्तित्व बताना हो, उस चीज़ को डिसाइड करना हो, तो वही सेक्शन में बताया गया है। तो 3 चीज़ों की बात हो रही है, फाइनल ऑर्डर की, डिक्री की और यहाँ पे जजमेंट की, फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री। और ये तीनों चीज़ें इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है, इस बात का निश्चायक सबूत है कि विधिक हैसियत उस समय भी उत्पन्न हुई थी या वो कानूनी हैसियत उस समय हुई जब ऐसा ऑर्डर, जजमेंट या फिर डिक्री प्रभाव में आया। ठीक, ये चीज़ समझ आई। सबसेक्शन 2 की अगर बात करूं तो काफ़ी बड़ा दिया गया है। सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि प्रोबेट, विवाह संबंधी, दिवालिया संबंधी या नावाधिकरण संबंधी जो भी जजमेंट्स होते हैं वो सिर्फ रेलेवेंट ही नहीं है बल्कि इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ भी होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का निश्चायक सबूत है। पहला, जो कानूनी हैसियत दी गई है, क्योंकि उसके अगेंस्ट आप तब तक सबूत नहीं दे सकते हो जब तक जजमेंट जो है वो अपास्त ना कर दिया जाए, क्योंकि जो कानूनी हैसियत दी गई है वो शुरू से ही मानी जाएगी, है ना, उस डेट से मानी जाएगी जब निर्णय, ऑर्डर या डिक्री प्रभाव में आया। देखो लिखा है ना कि जब वो इफेक्ट में आया तभी से वो माना जाएगा। और इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि कोई भी कानूनी हैसियत है वो घोषित किया गया है तो हैसियत उसी तारीख से, मतलब तब से ही मानी जाएगी जब निर्णय, ऑर्डर, डिक्री उस डेट से आया। अब यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड एक केस लॉ देखेंगे। केस का नाम है बीबी अमर कौर वर्सेस शिवकरण। अब देखो केस की अगर बात करूँ तो केस थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस केस को डिस्कस करें तो ये आपका 1965 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करना या दिवालिया घोषित करने से मतलब उसको मुक्त करना दिवालिया से, ये एक सर्वबंधी निर्णय होता है, मतलब जस्ट इन रेम जजमेंट होता है, इसलिए सभी के लिए ये निश्चायक होता है। अब यहाँ पे सर्वबंधी निर्णय क्या होता है उसकी डेफिनेशन देते हुए कहा गया कि किसी भी सक्षम न्यायालय, कोई भी कोर्ट है, उसका ऐसा निर्णय होता है सर्वबंधी निर्णय जो किसी व्यक्ति का किसी वस्तु की हैसियत तय करता है। ठीक, या तो किसी व्यक्ति की हैसियत तय करे या किसी वस्तु की हैसियत तय करे। अब देखो जो रेलेवेंसी होती है उसके लिए निर्णय 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सर्वबंधी निर्णय और एक होता है पक्षकारबंधी निर्णय। सर्वबंधी निर्णय यानी जस्ट इन रेम ऐसे जजमेंट्स होते हैं जो एक तरह की ही घोषणा करते हैं, जो किसी भी पर्सन की हैसियत को दर्शाते हैं, जैसे कि वो दिवालिया है और इसलिए जो सभी व्यक्तियों के प्रति प्रभावशील होती है, चाहे वो उस मामले में पार्टी हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में घोषणा करना कि वो दिवालिया हो गया है हर ऐसे मामले में रेलेवेंट होगा जिसमें कोर्ट के सामने ये प्रश्न है कि क्या वो इंसॉल्वेंट है। इसी तरीके से पक्षकारबंधी निर्णय यानी जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है, इस निर्णय का मतलब ये होता है कि ऐसे जजमेंट जो केवल पार्टीज को बाध्य करते हैं, उनको बांधते हैं, उनको बाउंड करते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या जो आपकी टॉर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सिर्फ उन पक्षकारों पर ही मतलब लागू होगा जो उसकी पार्टीज हैं, है ना, सब पर लागू नहीं हो जाएगा। तो ऐसे निर्णय केवल पक्षकार या उसके जो भी हित प्रतिनिधि होते हैं उनको ही बाध्य करते हैं, इसलिए बाद की किसी भी कार्यवाही में वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। इसलिए जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम यहाँ पे ये बात हुई है और सुसंगति के बेसिस पर ये निर्णय 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 36 जो बात करता है कि धारा 35 में दिए गए निर्णयों से, ऑर्डर से और डिक्री से भिन्न अगर कोई निर्णय, ऑर्डर, डिक्री है तो उसकी रेलेवेंसी क्या होगी और उसका इफेक्ट क्या होगा। साधारण शब्दों में कहूँ तो सेक्शन 36 उन निर्णय, ऑर्डर और डिक्री की बात करता है जो सेक्शन 35 में दिए गए हैं उनसे अलग जो होते हैं। मतलब सेक्शन 35 में हमने क्या पढ़ा, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और आपका इंसॉल्वेंसी, यही 4 चीज़ें पढ़ी थी। इन चारों मामलों में जो भी निर्णय, ऑर्डर, डिक्री दिए गए थे उनसे अलग जो भी निर्णय, ऑर्डर, डिक्रीज होते हैं उनकी रेलेवेंसी क्या होगी और उनका इफेक्ट क्या होगा, ये बताता है सेक्शन नंबर 36। ठीक, अब पहले सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन कहता है कि वो निर्णय, ऑर्डर, डिक्रियाँ जो सेक्शन 35 में दिए गए हैं उनसे अलग हैं अगर वो जांच में सुसंगत, लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है, यानी पब्लिक नेचर वाले मैटर्स की बात कर रहा है। ये जो भी पब्लिक नेचर वाले होते हैं उनको यहाँ पे रेलेवेंट बता रहा है। लेकिन वो रेलेवेंट तो हो जाएंगे लेकिन निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे जिनका वो स्टेटमेंट करते हैं, जिनका वो कथन करते हैं। तो सेक्शन 35 प्रोबेट, एडमिरलिटी,
विवाह से संबंधित जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं या फिर आपका जो इंसॉल्वेंसी से केसेस होते हैं, वो चारों के चारों की बात कर रहा था। अब उन चारों से अलग जो भी निर्णय, ऑर्डर, डिक्री होते हैं अदर केसेस में, तो उनकी रेलेवेंसी यहाँ पर देखी तो जाएगी, रेलेवेंट तो होंगे वो, बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे, इस बात का निश्चायक सबूत नहीं होंगे जिन चीज़ का वो स्टेटमेंट देते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस समझ आया दोनों सेक्शंस के बीच क्या है। सेक्शन 35 चार तरह के मैटर्स की बात करता है, लेकिन सेक्शन 36 उन चारों मैटर्स से अदर जो मामले होते हैं उनमें जो भी निर्णय, ऑर्डर, डिक्री आता है उनकी बात करता है, और जो पब्लिक नेचर के मैटर्स होते हैं उनसे डील करता है और उनकी रेलेवेंसी बताता है, बट ये भी कहता है कि वो इस बात का निश्चायक सबूत नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पे केस लॉ देख लो, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड बनाम सैयद जलालुद्दीन शाह 2005। अब इस केस से चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। केस में देखो क्या कहा गया है। केस के हिसाब से कोर्ट ने कहा कि भाई जब प्रश्न ये है कि क्या कोई सड़क पब्लिक सड़क है या प्राइवेट सड़क है, या कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, तो ये जो जजमेंट होगा वो इस सेक्शन में रेलेवेंट होगा। यानी पब्लिक नेचर का अगर कोई क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है और कोर्ट उस पर जो भी जजमेंट देती है वो यहाँ पर रेलेवेंट तो होगा क्योंकि वो पब्लिक नेचर का केस है, लेकिन इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा कि हाँ जो बात इसमें बताई गई है या जो चीज़ कही गई है वो बिल्कुल निश्चायक सबूत है। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन 37 कहता है कि सेक्शन 34, 35, 36 में जो भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री दिए गए हैं उनसे अलग जो भी जजमेंट वगैरह होंगे वो कब रेलेवेंट होंगे। यानी कि यहाँ पे तीनों सेक्शंस की बात हुई है और ये कहता है कि जो भी सेक्शन 34, 35, 36 में निर्णय, ऑर्डर या डिक्री है उनको छोड़कर किसी भी मैटर में अगर कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री है वो इररेलेवेंट होगा। और ये बताता है दो सिचुएशंस के बारे में जब हम उनको सुसंगत बना सकते हैं। अब सुसंगत कैसे बनाएंगे उसकी हमें दो सिचुएशन देखनी है। तो पहली सिचुएशन है कि जब तक ऐसे निर्णय, ऑर्डर या डिक्री का अस्तित्व, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस ही खुद विवादक तथ्य ना हो, मतलब खुद फैक्ट इन इशू ना हो, खुद मुद्दे की बात ना हो, या वह इस अधिनियम, मतलब बीएसए की बात हो रही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात हो रही है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी अदर प्रोविज़न में जब तक वो रेलेवेंट ना हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर साधारण शब्दों में कहूँ कि सेक्शन 34, 35, 36 में जो भी निर्णय, ऑर्डर या डिक्री दी गई है उससे अलग अगर कोई मामला है, उसमें अगर कोई निर्णय, ऑर्डर या डिक्री दिया गया है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, वो इररेलेवेंट होगा इस सेक्शन के हिसाब से। लेकिन दो ऐसी सिचुएशन बताई गई हैं जब वो रेलेवेंट हो जाएगा, या तो निर्णय, ऑर्डर, डिक्री का अस्तित्व ही आपका विवादक तथ्य हो, या फिर इस अधिनियम के किसी अदर प्रोविज़न में वो रेलेवेंट होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर रेलेवेंट माना जाएगा। एक एग्जाम्पल सुनो, मान लो ए और बी दोनों ने सी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। ए और बी ने किस पर मुकदमा दायर किया? सी पर दायर किया। अब यहाँ पे जो ए है उसके फेवर में कोर्ट एक डिक्री पारित कर देता है और ए जो है एक तरीके से केस जीत जाता है। ए को डिक्री मिल गई और सी के खिलाफ, जिसने उसकी मानहानि की थी, उसके खिलाफ डैमेजेस भी मतलब मिल जाते हैं। अब अगर हम सेक्शन 37 को देखें, सेक्शन 37 को देखें तो ये कहता है कि कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो सेक्शन 34, 35, 36 में ना आता हो वो इररेलेवेंट होगा। तो अब ए और सी के केस में डिक्री आई है, अब उसे ही हम बी और सी के केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सेक्शन 37 कहता है। ये डिक्री इररेलेवेंट होगी बी और सी के केस में। हाँ, ये डिक्री रेलेवेंट हो सकती है अगर ये डिक्री ही खुद फैक्ट इन इशू बन जाए, इस पर ही सवाल उठ जाए, या दूसरी सिचुएशन जो हमने पढ़ी, या फिर ये डिक्री बीएसए के किसी अदर प्रोविज़न में रेलेवेंट हो, तभी हम उसको रेलेवेंट बना सकते हैं। सेक्शन 38 बात करता है निर्णय प्राप्त करने में अगर कोई कपट हुआ हो, सांठगांठ मतलब कॉल्यूजन हुआ हो, मिली भगत हुई हो, या कोर्ट की असक्षमता, असक्षमता मतलब कोर्ट कंपिटेंट ही नहीं था, कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन ही नहीं था, अगर इस चीज़ को में से किसी भी एक चीज़ को हम साबित करें तो वो रेलेवेंट होगा। तो सेक्शन के हिसाब से वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार अगर ये बता देता है, ये चीज़ साबित कर देता है कि भाई कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो सेक्शन 34, 35, 36 के अंदर रेलेवेंट था और जो
प्रतिपक्षी के द्वारा मतलब दूसरी पार्टी के द्वारा साबित की जा चुकी है कि भाई ऐसे जजमेंट जो भी दिए गए हैं वो ऐसे कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं कि कोर्ट को तो उसे देने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, कोर्ट कंपिटेंट ही नहीं था, या उस जजमेंट को कपट से प्राप्त किया गया है, फ्रॉड करके, है ना, या फिर साठगांठ करके। जो पार्टीज थी उन्होंने आपस में मिलीभगत करके उस जजमेंट को प्राप्त किया है। तो अगर इस तरीके की कोई बात है तो वो यहाँ पर साबित किया जा सकता है, ठीक, क्योंकि अगर आधार ही गलत हो तो जजमेंट का प्रभाव ही नहीं होगा, वो प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि तीनों में से कोई एक चीज़ अगर साबित हो जाती है तो उसको आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो कि निर्णय प्राप्त करने में इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ थी, या तो कोर्ट कंपिटेंट नहीं था, या मिली भगत करके प्राप्त की गई है पार्टीज़ के द्वारा, या फिर फ्रॉड करके प्राप्त किया गया है। तो सेक्शन 38 यही बात करता है। तो आज की वीडियो में एक टॉपिक आपका और ख़त्म हो जाता है जो हमारा था कि कोर्ट के जजमेंट कब रेलेवेंट होंगे, और सेक्शन 34 से लेके 38 तक के सेक्शंस यहाँ पर आपके कवर होते हैं। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बीएसए के दूसरे टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही।